लीडरशिप हो, उन सब में ना बराबरी, असमानता का जहर फैला हुआ है और सभी तबकों में ऊंच नीच का सिलसिला चल रहा है। इसको मनुस्मृति और दूसरे धार्मिक ग्रंथों ने जस्टिफाई भी किया। मुसलमानों में कुरान शरीफ और हदीस में तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इस्लाम ये मान के चलता है कि सब लोग एक आदम के औलाद हैं, उनमें जो बेहतर काम करने वाला सदाचारी वही बेहतर है। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि कम से कम 700 साल जब याउद्दीन गिलानी मौलाना ने फतवाए जहांदारी में ये लिखा कि इस्लाम में अज़ल से 3 तबके हैं, अशराफ यानी नोबल लोग, शरीफ लोग, अजलाफ जिनको आज हम बैकवर्ड मुसलमान या पसमाना मुसलमान कहते हैं, और अर्जाल जो छोटे छोटे काम करते हैं, स्वीपर्स और दूसरे काम। इस लड़ाई को सबसे ज्यादा मौसर तरीके से हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने लड़ा। 26 जनवरी 1950 से पहले आपको हिंदुस्तान की 2500 साल की तारीख में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा जो मजहब की शर्त लगाए बिना, जो बिरादरी की शर्त लगाए बिना, भाषा की शर्त लगाए बिना, क्षेत्र की शर्त लगाए बिना, ऊंच नीच और पैसे के आमदनी के जरिए को नजरअंदाज किए बिना सबको बराबर माना। ये अकेला डॉक्यूमेंट है 1950 से संविधान जो कह रहा है कि इस मुल्क में जो भी शहरी है वो बराबर है और जो शहरी नहीं है वो भी बराबर है। ये नहीं कहा जा सकता कि बर्मा का आदमी आए हो और पाकिस्तान का आदमी हो तो दोनों के अलग अलग कानून बनाए जाए। इस लड़ाई के जो फायदे उठाने वाले लोग हैं वो हमारा जो पिछड़ गए हैं, जिनको आपकी बरादरी की वजह से, आपकी पैदाइश की वजह से छोटा समझा जाता है। और इस लड़ाई को अगर हम लोग जीतते नहीं हैं, काफी हद तक कामयाबी मिली है, लेकिन अगर जीतेंगे नहीं खासतौर से 2024 में, तो हम लोग बहुत कमजोर हो जाएंगे। 2024 के पस मंजर में एक बात साफ करके रखना चाहिए, छोटी छोटी पार्टियां इलेक्शन लड़े, छोटे छोटे अलायंसेज लड़े तो वोट आपका बढ़ेगा। इस वक्त 2019 के पार्लियामेंट के इलेक्शन के डेटा के हिसाब से तकरीबन 40% वोटर्स ने बीजेपी को और उनके साथियों को वोट दिया है, 38% बीजेपी को और 2% उनके सहयोगी को। तो 60% अभी वोट ऐसा है जिसमें हमारे और आपके लिए गुंजाइश है। लेकिन अगर 60% को तो हिस्सों में बांट देंगे तो ऑप्शन 30% वाला 40% को नहीं आता। कॉमन सेंस की बात है कि 60% को बिखरने से रोका जाए। इस बिखरने को रोकने के लिए, इस विखरण को रोकने के लिए नीतीश कुमार जी, शरद पवार, राहुल गांधी जी और बहुत से लोग काम कर रहे हैं। झगड़ा ये खड़ा हो जाता है कि ठीक है, एक के अगेंस्ट एक खड़ा हो, बीजेपी के अगेंस्ट सिर्फ एक पार्टी का आदमी खड़ा हो, लेकिन लीडरशिप कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है? मुझे लगता है कि ये सवाल अभी प्रीमेच्योर है। हालांकि डेटा ऐसा भी सामने है, तकरीबन बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है हिंदुस्तान में। 800 से ज्यादा एमएलए और एमएलसी उनके पास है, 80 के करीब उनके एमएलए और उनके एमपीज हैं राज्यसभा और लोकसभा, और उनकी शाखाएं हर जगह खुली, हर जगह ब्रांचेस। तो अगर नंबर के हिसाब से जो डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप फैसला करेंगे तो इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को आपको नेशनल लेवल पे लीडरशिप स्वीकार करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे। कई जगह से आवाजें उठती कि कांग्रेस भी और बीजेपी भी एक थर्ड फ्रंट खड़ा कर देगा। ये बच्चों वाली बात है। आप कोई भी थर्ड या फोर्थ फ्रंट खड़े करें, जहां आपने 60% वोट डिवाइड किया तो बीजेपी की जीत बिल्कुल सर्टेन है। तो यहाँ से ये आवाज उठना चाहिए कि हम नेशनल लेवल पे कांग्रेस पार्टी की कन्वीनरशिप में बीजेपी से मोहरा लेने को तैयार है। और केसी त्यागी जी जो नीतीश कुमार जी के बहुत करीब हैं और बड़े पुराने सीजन पॉलिटिशियन, उन्होंने पब्लिक में ये कहा है कि बीजेपी को 2024 में हराने के लिए सिर्फ एक तरीका है और वो ये है कि उनका एक कैंडिडेट खड़ा हो तो आप इलेक्शन का भी सिर्फ एक कैंडिडेट, जैसा 1977 में इमरजेंसी के बाद कांग्रेस का लाभ महाल बनाया। कुछ चीजें ऐसी हैं जो खाली पॉलिटिकल मकसद के लिए नहीं लड़ी जाती। इनमें मैं 4-5 चीजें आप सामने आपके विचार के लिए रखूं। ये मिशन तो आपका होना चाहिए कि 2024 में हम आरएसएस और बीजेपी को हराना है,
लेकिन अगर आप हरा देंगे उसके बाद क्या है, वो चीज़ जब पब्लिक को बताएंगे तो आपके साथ ज़्यादा खड़ी होगी। मैं एक चीज़ तो आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल 341 के तहत शेड्यूल कास्ट उनका कोई मजहब नहीं बनाया गया है। ये कहा गया है जो बरादियाँ शेड्यूल में लिस्टेड है वो शेड्यूल कास्ट है, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन उस पर डंडी मारी गई 1950 में। और कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट आर्टिकल 347, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 25 इतनी दफाओं की खिलाफ वर्जी करते हुए ये शर्त लगाई गई कि आर्टिकल 347 में उन्हीं कम्युनिटीज को फायदा मिलेगा रिजर्वेशन का जो हिंदू हो। बाद में सिखों को शामिल किया, बाद में बुद्धिस्ट को शामिल किया, लेकिन मुसलमान और ईसाई दलित अभी भी इस फायदे से महरूम है। इस फोरम से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अगर आप लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़ना चाहते हैं तो मजहब के दायरे से अपने आप को बाहर निकालें। जैसे शेड्यूल ट्राइब में मजहब की कोई शर्त नहीं है, शेड्यूल ट्राइब की कोई भी सीट रिजर्व हो वहाँ पर मुसलमान गड़रिया या जो भी रादियाँ खड़े होते हैं। जैसे ओबीसी के 27% रिजर्वेशन में मजहब की कोई शर्त नहीं है, पसमानदा पे कम्युनिटी इसमें सिख के पिछड़े तबके भी है, ईसाई भी है और हिंदू भी है। इसी तरह आर्टिकल 347 को मजहब से अलग हटाना चाहिए और इसकी डिमांड यहाँ से उठना चाहिए। दूसरी चीज 27% का जो रिजर्वेशन है ओबीसी का, इसमें से 4 बड़ी बरादियों को ज्यादा फायदा हुआ है, यादव, कुर्मी, जाट और लोध। उसकी वजह ही है ये बरादियाँ बहुत मेहनती हैं, इन्होंने बहुत पढ़ाई की है और इनकी पॉलिटिकल जो स्ट्रेंथ है वो बाकी बरादियों के मुकाबले में मजबूत है। तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड है, जो अति पिछड़े तबके हैं उनको इसका फायदा नहीं हुआ, पसमानदा कम्युनिटी को भी ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। हमें डिमांड यहाँ से करना चाहिए कि अगर हमारी पार्टी या हमारी गवर्नमेंट बनती है हम लोग के मदद से, तो हम ओबीसी के रिजर्वेशन को 2 हिस्सों में बांटेंगे। और ये नई चीज़ नहीं है, आपने ठाकुर ठाकुर के ज़माने से बिहार में इसको देखा, आपने वेस्ट बंगाल में अभी ममता बनर्जी के ज़माने में देखा और एक आध रियासतों में। इसको अगर 2 हिस्सों में बांटेंगे तो जो अति पिछड़ा तबका है हमारा, मल्ला, बिंद, निषाद, जुलाहे, धुनिये, ये सब के सब इसमें कम कॉम्पिटिशन में सर्विसेज में और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आ सकते। तीसरी चीज महिलाओं की है। महिलाओं के आरक्षण मतलब 25 साल से पार्लियामेंट में पड़ा है और सिर्फ इस बात पर रुका हुआ है कि 33% रिजर्वेशन उनको पार्लियामेंट में, असेंबली में और काउंसिल में मिलना चाहिए। लेकिन जो सामाजिक न्याय के ग्रुप्स है, लालू प्रसाद जी, मुलायम सिंह जी और दूसरे लोग, उनकी हमेशा से डिमांड रही है कि अगर खाली जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन दे देंगे 33%, तो अपर कास्ट की महिलाएं जो ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, जो पॉलिटिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो ज्यादा आगे। और ये डर बिल्कुल सही है। इसलिए जैसे यूपी के स्टेट के कानून में प्रोविजन है कि नगर पालिकाओं और पंचायतों में जो 27% रिजर्वेशन दिया जाता है सीटों का, उसमें विद इन 27% आप तकरीबन विद इन 33% आप 27% ओबीसी की महिलाओं को और 23% शेड्यूल कास्ट की महिलाओं को रिजर्वेशन है। यानी 27% का आधा हिस्सा पिछड़े तबकों की तरफ जाना चाहिए। यही पार्लियामेंट और असेंबली में भी व्यवस्था हुई। किसानों का एक तीसरा मसला, किसान बहुत दिनों से इस पर लड़ रहे हैं, उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम जो वो है कीमत उनके जिन्स की मिले। ये सरकार दाएं बाएं कर रही है, वादा कर लिया है लेकिन करना नहीं चाहिए। हमें यहाँ से डिमांड करना चाहिए कि हम जिन जिन पार्टियों की मदद करेंगे वो अलानिया अपने मैनिफेस्टो में ये बात डालें कि अगर उनकी पार्टी की मदद से या उनके जरिए डायरेक्ट गवर्नमेंट बनती है तो वो कानून बना के राइट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करेंगे। बहुत अच्छे थे कानून मनमोहन सिंह साहब की सरकार में बने, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू फूड। उसी टाइप का राइट किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस का बनना चाहिए। आखिरी 2 बात, मजदूरों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम आधा दर्जन केसेस में ये कहा है कि इनका जो मिनिमम वेज है, जो न्यूनतम मजदूरी है, वो लिविंग वेज के बुनियाद पर है। लिविंग वेज की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने ये दी कि वो आदमी जिंदा रहे, उसका परिवार सब्सिस्टेंस लेवल हो, उसकी तालीम के बच्चों का इंतजाम हो, उसकी मेडिकल सुरक्षा हो और उसके लिए कल्चरल अपॉर्चुनिटी यानी उनका जो है आर्टिस्टिक या एस्थेटिक जो पहलू है वो भी हुआ। इसके लिए भी हमें डिमांड यहाँ से आना चाहिए कि जो भी सरकार हमारी मदद से बने वो गारंटी करे कि राइट टू मिनिमम जो आपका राइट टू मिनिमम वेजेस है उसमें हम लिविंग वेजेस की परिभाषा बनाए। आखिरी चीज, कुछ तरफ से आवाजें आई कि ईवीएम जो है उसमें घपला नहीं होगा, ये गलत। इस इम्प्रेशन में मत रहिए कि ईवीएम में घपला नहीं होगा। कम से कम 30 बड़े
मीडिया के घरानों ने अमेरिका और यूरोप के मिल के ये बयान दिया है। इंडिया के 2019 के इलेक्शन में ईवीएम में छेड़छाड़ की गई। उन्होंने इजराइल की हैकर कंपनी का जिक्र किया, उन्होंने रूस की हैकर कंपनी का जिक्र किया, उसको दबाया गया है हमारे यहाँ। हमें ये कोशिश करना चाहिए कि ईवीएम अगर हटती भी नहीं है तो कम से कम ईवीएम में जब काउंटिंग होती है तो जो वीवीपैट की पर्ची निकलती है उसके वोट और जो काउंटिंग का जो रजिस्टर है, मतलब दिखा दिया कि 100 वोट बीजेपी को मिले तो 100 पर्चियां उनकी होना चाहिए, 105 नहीं होना चाहिए, 95 नहीं होना। इसी तरह सारी पार्टियों के खुला हुआ काउंटिंग होना चाहिए। मैंने अध्यक्ष जी बहुत ज़्यादा वक्त आपका लिया है, कुछ बातें आप सामने रखी, जो बातें आपको पसंद है इनको आगे बढ़ाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी है। थैंक यू। आप सब देखते रहिए जनता खबर। सहकारिता भवन लखनऊ के इस सम्मेलन में पहुंची है जनता खबर। इन प्रकाश और जनता खबर।